लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे, दोनों मेथड डिस्कस हो गया था, बैलेंसिंग का आयन यस सर। इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, इसमें एक छोटा सा पार्ट बच गया है, वैलेंसी फैक्टर निकालने वाला। ठीक है, वो देखते हैं हम लोग कैसे होगा। तो एक्चुअली वैलेंसी फैक्टर निकालने का तरीका होता है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स, क्योंकि उसका जरूरत हमको पड़ेगा आगे रिडॉक्स रिएक्शन में। जब इसका यूज करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में यूज करेंगे, तो वहां पे वो सब जरूरत पड़ता है। या फिर एक टर्म तुम लोग पढ़े हो, नॉर्मेलिटी, पढ़े हो नॉर्मेलिटी, सुने हो? यस सर। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए भी तुमको वैलेंसी फैक्टर पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जैसे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमको मोलर मास का जरूरत पड़ता है। उसी तरह जब हम लोग नॉर्मेलिटी में करेंगे, तो वहां पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का जरूरत पड़ता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए हमको सबसे पहले इक्विवेलेंट मास चाहिए सब्सटेंस का। और सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास कैसे आता है? वो मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर होता है, ठीक है, या फिर वैलेंसी फैक्टर। तो वो चीज देखते हैं हम लोग, वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ वैलेंस फैक्टर, या फिर इसी को एन फैक्टर भी बोला जाता है। तो अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग अप्रोच रहेगा हम लोगों का, ठीक है। तो सबसे पहला, अगर वैलेंसी फैक्टर हमको निकालना है, वैलेंस फैक्टर फॉर एसिड्स, कोई एसिडिक सब्सटेंस है उसके लिए वैलेंसी फैक्टर निकालना है। तो ये वैलेंसी फैक्टर एसिड्स के लिए क्या होता है ना, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस। समझ में आया? अब नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना, आयोनाइजेबल टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयंस नहीं है। जैसे कोई भी एसिड है, उसका कितना H प्लस का एटम जो है वो आयोनाइज हो सकता है, मतलब वो आयनिक फॉर्म में आ सकता है, उससे हमको मतलब है, ठीक है। तो वो उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो HCl का एक्वा सॉल्यूशन लोगे, तो इसमें कितने आयोनाइजेबल H प्लस आयंस हैं बताओ? हेलो, वन। ये फॉर्मूला से भी तुम लोग को साफ साफ दिख रहा है, इसमें HCl में आयोनाइजेबल H प्लस आयंस कितने हैं? 1 है। तो इस केस में HCl का वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दूसरा, हम H2SO4 अगर लेते हैं, H2SO4 का एक्वा सॉल्यूशन बनाओ, यहाँ पे इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा बताओ, H2SO4 का? बता सकते हो कोई? हेलो, H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? बोलो, आवाज नहीं आ रहा है तुम लोगों का। आदित्य, हेलो, ऑडिबल नहीं है क्या? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? H2SO4 अगर एसिड लिए हम लोग, तो उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा बताओ? टू। 2। तो नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H आयंस वहां पे 2 दिख रहा है ना, तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। H2SO4 कैसे आयोनाइज होता है, यहाँ पे देखोगे H2SO4 का अगर इक्वेशन लिखे हम लोग, ये ऑलरेडी तुम लोग को उस आयनिक इक्विलिब्रियम में बता चुके हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप में ये क्या बनाएगा, अगर एक H प्लस आयन ये यूज किया, तो HSO4 माइनस एक्वस, ठीक है। और दूसरा H प्लस अगर यूज करेगा, तो अगर ये निकल जाएगा इससे बाहर, तो SO4 2 माइनस एक्वस। तो टोटल नंबर ऑफ
H प्लस आयंस आयोनाइजेबल जो हो इसके पास कितने हैं, 2 हैं, तो इस केस में इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। जैसे एक और एसिड लेते हैं हम लोग H3PO4, तो H3PO4 में कितने आयोनाइजेबल H प्लस आयंस हैं बताओ। तो H3PO4 में 3 आयोनाइजेबल H प्लस आयंस है, तो 3 आयोनाइजेबल H प्लस आयंस है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा 3। लेकिन एक और एसिड होता है H3PO2 या फिर H3PO3, पहले देखते हैं हम लोग, एक्वस स्टेट। तो अब यहाँ पे बताना H3PO3 में कितने आयोनाइजेबल H प्लस आयंस है, कोई बता सकते हो। आयनिक में भी ये सारा चीज डिस्कस किए थे हम लोग। 2। 2। ये एक्चुअली आता कैसे है, इसके स्ट्रक्चर से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैलेंसी फैक्टर अब 2 हो जाएगा, ये ध्यान देना। H3PO2 का सॉरी H3PO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, P डबल बॉन्ड O, ठीक है, एक OH, दो OH, और ये तीसरा जो होता है ये H ही है। तो यहाँ पे आयनाइजेबल H प्लस आयंस हम लोग किसको बोलेंगे, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो ऑक्सीजन से यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन हमको ऐसा दिख रहा है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड, और ये दोनों ही एक्वा सॉल्यूशन में आयोनाइज हो सकते हैं। तो मतलब H3PO3 जो फॉस्फोरस एसिड है उसके पास नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस 2 हैं, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा 2। इसी में एक तीसरा एसिड होता है H3PO2, तो H3PO2 अगर लोगे तो इसमें नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस कितने हैं बताओ। 1। 1, ठीक है, एक आयोनाइजेबल H प्लस आयंस है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, P डबल बॉन्ड हो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है OH, और बाकी 2 जो हाइड्रोजन है ना वो डायरेक्टली फॉस्फोरस से ही कनेक्टेड है, तो ये दोनों तो आयोनाइज नहीं होगा, सिर्फ ये आयोनाइज होगा, तो इसलिए इसका वैलेंसी सर तो हम फैक्टर, लोग को सबका स्ट्रक्चर बनाना होगा उस समय। स्ट्रक्चर बनाना नहीं होगा, ये एटलीस्ट इन तीनों में तो हम लोग स्ट्रक्चर से ही आइडेंटिफाई करते हैं, ये तुमको अब तो याद हो जाना चाहिए, ये तो इतनी बार बता चुके हैं, यस। ठीक है। तो ये सारे कॉमन एसिड्स हैं जो कि मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन सबसे, तो ये सब तो पता ही होना चाहिए एटलीस्ट, इन नहीं सबका सर, इससे बेस। अलग, इससे अगर तो उसमें। इससे अलग पूछा जाएगा, जैसे बहुत सारे एसिड्स होते हैं वो सब स्ट्रक्चर सीखोगे अभी, जैसे पी ब्लॉक पढ़ाया जाएगा ना तो वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो वो सब लुईस स्ट्रक्चर में भी तुम लोग थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर तो बनाना सीखे ही होगे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। यस तो सर। वही सारा तरीका है, हम लोग लुईस स्ट्रक्चर तो वो बनाने तो आना ही चाहिए, वो एटलीस्ट तुम लोग को कुछ कुछ यस सर। बेसिक बेसिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो एसिड्स के केस में हम लोग वैलेंसी फैक्टर ऐसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ आयनाइजेबल H प्लस आयंस जितने होंगे वही उसका वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि किसी भी एसिड का वैलेंसी फैक्टर जो होता है ना ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर इज नॉट फिक्स्ड। अभी एग्जांपल बताएंगे कैसे, इट डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्शन, डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्शन। अब कैसे केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड कर रहा है, जैसे देखो H2SO4 का एक रिएक्शन लिख रहे हैं हम NaOH के साथ, तो इसमें हम प्रोडक्ट जो लिख रहे हैं ये है NaHSO4, ठीक है, ये पहला रिएक्शन है। और दूसरा रिएक्शन हम लिख रहे हैं यहाँ पे H2SO4 प्लस NaOH, ठीक है, और ये प्रोडक्ट लिख रहे हैं हम Na2SO4, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, अब इन दोनों रिएक्शन में गौर से देखो, ये H2SO4 जो है NaOH के साथ जब रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट बना रहा है NaHSO4, तो इस रिएक्शन में H2SO4 जो है ये कितने H प्लस को लूज किया है बताओ, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस यहाँ पे कितने हैं, कितने H प्लस का ये यूज किया है बताओ। 1। एक। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस जब हम लोग देखेंगे तो ये एक ही H प्लस आयंस अपना लूज किया है, इसका मतलब इस केस में यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर इसका क्या हो गया 1 हो गया। तो जरूरी नहीं है कि जहां भी तुमको H2SO4 दिखे उसका वैलेंसी फैक्टर 2 ही होगा, वो फिक्स नहीं है, इसलिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वैलेंसी फैक्टर जो है किसी भी सब्सटेंस का फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कौन सा केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, किस टाइप का प्रोडक्ट बना रहा है वो। अब सेकंड वाले में देखो,
सेकंड वाले में H2SO4 प्लस NaOH, ये Na2SO4 बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कितने H प्लस आयंस ये लूज कर रहा है H2SO4? अब दोनों H प्लस ये लूज कर दिया ना, समझ आ रहा है बात? यस सर। तो इस केस में यहाँ पे नंबर ऑफ आयनाइजेबल H प्लस आयंस जो है ये 2 हैं, तो इस केस में वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? अब 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो जरूरी नहीं है कि H2SO4 जहां भी तुमको दिखे वैलेंसी फैक्टर हमेशा 2 होगा, वो कंफर्म नहीं है। वो डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन पे, कौन सा केमिकल रिएक्शन, मतलब किस टाइप का वहां पे प्रोडक्ट बन रहा है, तो उससे हम लोग वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो सेकंड वाले में 2 कैसे आया? सेकंड वाले में 2 कैसे आया? यहाँ पे नंबर ऑफ आयनाइजेबल H प्लस आयंस हम लोग देखते हैं ना वैलेंसी फैक्टर एसिड का निकालने के लिए। तो जो प्रोडक्ट बना है हमारा Na2SO4, वो प्रोडक्ट कब बनेगा? जब H2SO4 अपने दोनों H प्लस आयंस को लूज करेगा, तभी तो वो प्रोडक्ट बनेगा। यस सर। तो वहां पे जो यूज हुआ है आयन, एनायन जो यूज हुआ है वो क्या है? SO4 2 माइनस सल्फेट आयन है ना। तो सल्फेट आयन कब बनेगा? जब H2SO4 अपने दोनों H प्लस आयंस को लूज करेगा। और अगर वो दोनों H प्लस आयंस लूज कर दिया, तो नंबर ऑफ आयनाइजेबल H प्लस आयंस कितने हैं वहां पे? 2। 2। तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। यस। तो ये सबसे पहला हम लोग देखें वैलेंसी फैक्टर इन केस ऑफ एसिड्स। एसिड का वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, या एन फैक्टर। दूसरा हम लोग देखते हैं बेस। तो बेस में भी आसान है, वैलेंस फैक्टर अगर बेस का निकालना है तुमको, तो जैसे हम लोग एसिड्स में H प्लस लूज कर रहे थे, मतलब नंबर ऑफ आयनाइजेबल H प्लस आयंस, बेस में हम लोग क्या देखेंगे बताओ? नंबर ऑफ OH माइनस 1। आयनाइजेबल OH माइनस आयंस। ठीक है, आयनाइजेबल OH माइनस गिवन बाय ए बेस। तो जितने आयनाइजेबल H प्लस सॉरी OH माइनस आयंस बेस देगा, वही उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। जैसे NaOH है, NaOH का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा बताओ? कितने आयनाइजेबल OH माइनस यहाँ पे दिख रहा है? 1 1। 1। तो इसका वैलेंसी फैक्टर विल बी इक्वल टू 1। MgOH होल ट्वाइस 2 2। 2, वैलेंसी फैक्टर 2। FeOH होल थ्राइस 3 वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे 3। अब जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं BOH होल थ्राइस, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 3 3। अब देखो, एक्चुअली ये इसको बेस की तरह ट्रीट कर रहे हो ना, ये बेस है ही नहीं। ठीक है, नॉट ए बेस, ये एक्चुअली एसिड है। ये जस्ट लिखा गया है ऐसे BOH होल थ्राइस, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है? एक एसिड है। अब जब इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखोगे BOH होल थ्राइस को, तो H3BO3 आएगा, मल्टीप्लाई करके जब लिखोगे तो, है ना। और ये H3BO3 ये कौन सा सब्सटेंस है? ये एक्चुअली एक बोरिक एसिड का फॉर्मूला है। बोरिक एसिड सुने हो? बोरिक एसिड। यस सर। यस सर। तो ये एक्चुअली BOH होल थ्राइस ऐसे लिखा गया है, लेकिन ये बेस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बेस नहीं है, तो ये जब इसको एक्सपैंड करके लिखोगे तो ये H3BO3 आएगा, जो कि बोरिक एसिड का फॉर्मूला है। और बोरिक एसिड जो है ना, एक बहुत ही वीक एसिड होता है, वीक एसिड है ये। तो एक्चुअली जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, तो बोरिक एसिड एक लुईस एसिड भी है, इसमें जो बोरोन है ना, सेंट्रल एटम बोरोन, इसके पास वेकेंट D ऑर्बिटल है।
वेकेंट डी ऑर्बिटल, और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। समझ में आ रहा है? जहाँ पे तुम लोग को लुईस एसिड वाला कॉन्सेप्ट बताए थे ना Yes, sir. आयनिक में, तो उसमें ये बताए थे कि लुईस एसिड के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो उसमें वैसा भी एक एग्जांपल पॉसिबल है जहाँ पे जो सेंट्रल एटम हो उसके पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे बोरोन के पास जो है ना एक वेकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। वेकेंट पी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल इसका वेकेंट है। तो पी ऑर्बिटल वेकेंट होने की वजह से, और ये जो BOH होल थ्राइस है, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला मॉलिक्यूल है, और इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है। तो अगर किसी भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले मॉलिक्यूल के पास अगर ऑर्बिटल वेकेंट होगा तो वो क्या करेगा, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं? Yes, sir. कर सकता है ना। तो ये जब इसका एक्वस सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे ना, तो H2O के साथ ये क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है ना। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर क्या करता है, इस बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल में ये डोनेट कर देता है। तो डोनेट करने से वहां पे क्या बना लेगा, ये BOH इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, BOH। अब एक और OH वहां से आ गया, वाटर से ले लिया, और ये BOH माइनस इस टाइप का कंपाउंड बना लिया, -1। ठीक है, और प्लस H+ यहाँ से बाहर निकल गया। तो एक्चुअली जो ये H+ आ रहा है ना, वो H+ किसकी वजह से आ रहा है, ये वाटर का H+ रिमूव हो रहा है, क्योंकि वाटर का जो OH- था वो तो इसके साथ जाके बॉन्ड बना लिया बोरोन के साथ। समझ रहे हो, दिख रहा है यहाँ पे? क्योंकि Yes, sir. ऑलरेडी बोरोन के पास क्या था, 3 OH पहले से था, लेकिन वाटर अपना एक OH उसको लोन पेयर के थ्रू डोनेट किया, तो वाटर का एक OH इसके साथ जुड़ा और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया, और वाटर का जो H+ था वो यहाँ से निकल गया, तो H+ के फॉर्म में यहाँ से आ गया। तो ये इस टाइप का केस होता है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के पास जो बोरोन है उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और वो वाटर से क्या करता है, वाटर के ऑक्सीजन के साथ से एक लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, और लोन पेयर एक्सेप्ट करने की वजह से वाटर का जो H+ है वो वहां से रिलीज हो जाएगा। तो ये बहुत ही वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पे अगर तुमसे कोई पूछा जाए कि वैलेंसी फैक्टर इस केस में कितना है, तो वैलेंसी फैक्टर क्या बोलोगे, कितने आयोनाइजेबल H+ आयंस यहाँ पे निकल रहे हैं, बताओ कितने H+ आयंस निकल रहे हैं यहाँ पे? वो एक. एक। एक। तो इस केस में वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। समझ आया बात? तो ये ध्यान रखना, ऐसा इसको BOH होल थ्राइस लिखा रहेगा तो उसको बेस की तरह ट्रीट करके वैलेंसी फैक्टर 3 मत लिख देना। समझ आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो ये एक्चुअली एक एसिड है, बोरिक एसिड जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वो लिखने का तरीका वैसे है, उस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको। सर ऐसा और भी केसेस में होता है या एक्सेप्शन है? क्या? ये बोरिक एसिड के केस में ही हम लोग ऐसा लिखते हैं बस। ठीक है, लिख लिए? यस सर। चलो, तो सेकंड हो गया, हम लोग वैलेंसी फैक्टर बेसिस के लिए भी कैलकुलेट कर लिए। तीसरा हम लोग देखते हैं वैलेंस फैक्टर फॉर सॉल्ट्स। इनके लिए कैसे निकालेंगे? तो वैलेंस फैक्टर सॉल्ट्स के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, या जो मेथड यूज करते हैं, डेट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हमको चाहिए, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, मतलब कैटायन या एनायन दोनों में से किसी के ऊपर जितना टोटल चार्ज है
वही उसका उसका मॉड्यूलस ले लोगे, एनायन लोगे तो वो नेगेटिव चार्ज होता है उसके पास, तो हमको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए क्योंकि वैलेंसी फैक्टर नेगेटिव तो नहीं होगा कभी, तो इसलिए मॉड्यूलस लगा दिया हम। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, तो NaCl में अगर तुमसे पूछा जाए केटायन या एनायन के पास चार्ज कितना है, केटायन के पास +1 है और एनायन के पास क्या है, -1। -1। तो इस केस में वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, 1। ठीक है। जैसे MgCl2, इसमें वैलेंसी फैक्टर क्या होगा बता सकते हो? +2। यहाँ पे प्लस माइनस बोलने का जरूरत नहीं है, सिंपली हमको 2 ही बोलेंगे। देखो Mg, यहाँ पे देखो कैसे निकाले, Mg के ऊपर जो चार्ज है यहाँ पे Mg2+ के फॉर्म में है, और क्लोरीन जो है ये एक क्लोरीन के ऊपर -1 है, तो यहाँ पे क्लोरीन के एटम्स हैं कितने, 2 क्लोरीन है, 2 है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया टोटल चार्ज ऑन केटायन या फिर टोटल चार्ज ऑन एनायन। तो एनायन केटायन के ऊपर टोटल चार्ज तो 2+ है, और एनायन के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, एक क्लोरीन के ऊपर -1 हुआ, तो 2 क्लोरीन मिला के कितना हुआ, 2 क्लोरीन मिला के कितना हुआ, -2। तो -2 अगर हुआ तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, MgCl2 में अगर तुमसे वैलेंसी फैक्टर पूछा जाए तो क्या लिखोगे आंसर? वैलेंसी फैक्टर क्या लिखोगे? 2। 2। चलो अब ये बताना, AlCl3 अगर है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इस केस में वैलेंसी फैक्टर कितना है? 6। AlCl3 में 6, 3 सॉरी। 3 है ना। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज क्या है, एल्यूमिनियम 3+ है, दोनों का ऐड नहीं करना है इसलिए और लिखा गया है वहां, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि कैटायन और एनायन का टोटल चार्ज तुम ऐड कर देना, ऐड नहीं करना है, या तो कैटायन का लेना है या तो एनायन का लेना है, समझ रहे हो, दोनों तो बराबर ही रहेगा ना, अगर वो सॉल्ट है तो न्यूट्रल सॉल्ट, तो दोनों तो बराबर ही रहेगा। Al के ऊपर 3+ है, और क्लोरीन के ऊपर देखोगे एक -1 होता है, 3 क्लोरीन है, तो क्लोरीन के ऊपर टोटल मिला के कितना हो गया, -3 हो गया एनायन का, और कैटायन का टोटल +3 है, तो दोनों तो हमेशा इक्वल ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि ऐड कर देना, ऐड नहीं करना है, या तो कैटायन के फॉर्म में कंसिडर करो या तो एनायन के फॉर्म में कंसिडर, तो वैलेंसी फैक्टर इसका 3 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? यस। नेक्स्ट है Al2SO4 होल थ्राइस, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर क्या होगा बताओ? 12। 12। क्या होगा? हेलो, सर 6 होगा क्या? तुम लोग का कितना आ रहा है? 12 ही आ रहा है सबका? देखो यहाँ पे ये कैसे होगा, एल्यूमिनियम के ऊपर, एक एल्यूमिनियम के ऊपर मेरे पास 3+ चार्ज होता है, तो यहाँ पे टोटल एल्यूमिनियम है कितने, 2, तो 2 एल्यूमिनियम मिला के टोटल कितना होगा, एक पे अगर +3 है तो 2 एल्यूमिनियम मिला के 6। उसी तरह सल्फेट के फॉर्म में देखो, एक सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4 2-,
यहाँ पे 3 सल्फेट है, तो 3 सल्फेट मिला के कितना होगा? 6 तो वैलेंसी फैक्टर क्या होना चाहिए? 6 प्लस 6। वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 6। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया वैलेंसी फैक्टर्स फॉर सॉल्ट्स। ठीक है, तो एसिड, बेस और सॉल्ट, तो वैलेंसी फैक्टर ऐसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वैलेंसी फैक्टर्स इन केस ऑफ वैलेंस फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उनका अगर वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो ये जो होता है ना, वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सम ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ पे तुमको अगर दिया रहेगा, जैसे कोई एक तुमको इक्वेशन दिया है, Fe+2 से +3 में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे Fe+2 से +3 में जा रहा है, तो इस केस में देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे? 1। 1। तो इस केस में इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। अब ये बताना, ये Fe+2 जो है अगर ये +3 में जा रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह? इसका यहाँ पे क्या हो रहा है? Fe अगर +2 से रिड्यूसिंग +3 एजेंट। में जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कर रहा सॉरी, है। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग। हाँ, +2 से अगर +3 में जा रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, और ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यस सर। तो ये कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन नहीं लिखे हैं हम लोग, पार्शियली लिखे हैं। इसी तरह नेक्स्ट Sn+2 से अगर +4 में गया तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर क्या लिखोगे बताओ? 2। वैलेंसी फैक्टर 2, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। सॉरी 2 है, तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। अब जैसे एक और लिख रहे हैं MnO4- से ये Mn2+ में गया, यहाँ पे बताओ वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 3। 3। अरे पहले कैलकुलेट कर लो आराम से। कितना आया? हेलो, तुम लोग यहाँ पे फाइंड आउट ही नहीं कर रहे हो। MnO4- में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे? 7। +7। तो अब क्या करना है इसमें? Mn+7 से +2 गया है, तो क्या कितने का चेंज हो रहा है यहाँ पे? 5। 5 का चेंज है, तो वैलेंसी फैक्टर क्या लिखोगे यहाँ पे? 5। 5। तो इतना क्या सोच रहे थे? और ये Mn+7 से +2 जाता है ना, तो ये मोस्टली एसिडिक मीडियम में होता है। ठीक है, तो ये हाईली एसिडिक मीडियम अगर होगा तो MnO4 जो है, MnO4- से Mn+2 में जाता है एसिडिक मीडियम के केस में। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, अगर MnO4- ये MnO2 में अगर जा रहा है तो ये बेसिकली होता है बेसिक मीडियम में
या फिर न्यूट्रल मीडियम में। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ इस केस में वैलेंसी फैक्टर कितना है? MnO4 माइनस से MnO2 में अगर गया तो वैलेंसी फैक्टर क्या है? 3। 3। ठीक है, क्योंकि Mn में यहाँ ये +7 में है और MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4। बात समझ रहे हो? तो +7 से +4 गया, चेंज हो रहा है 3 का, तो वैलेंसी फैक्टर 3 हो गया। नेक्स्ट है MnO4 माइनस से ये जा रहा है MnO4 -2 या 2 माइनस, और ये जो रिएक्शन होता है ना ये हाईली बेसिक मीडियम में होता है, हाईली बेसिक। अब इस केस में बताना वैलेंसी फैक्टर क्या है? वन। 1, क्योंकि MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और MnO4 2 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? यहाँ पे कितना कैलकुलेट की? +6। तो +7 से +6 चेंज कितने का है? कितने का चेंज हो रहा है यहाँ पे? 1 का। तो वैलेंसी फैक्टर विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो वैलेंसी फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट अगर हमको फाइंड आउट करना है तो ये हम लोग देखेंगे कि जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है ना, ठीक है, उसमें चेंज कितने का आ रहा है। चेंज जितने का भी होगा वो उसके लिए वैलेंसी फैक्टर वही हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन हो गया? लिख लिए? यस सर, नो? हेलो, नोट डाउन कर लियो इतना? यस सर। चलो, तो वैलेंसी फैक्टर हम लोग निकालना सीखे। अब इसमें देख लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है वही, इक्विवेलेंट मास वाला। तो किसी भी सब्सटेंस का तुमको इक्विवेलेंट मास अगर निकालना है तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो, इक्विवेलेंट मास। तो जैसे मोलर मास तो किसी भी सब्सटेंस का फिक्स होगा, लेकिन इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का फिक्स नहीं होता है। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? तो उस सब्सटेंस का मोलर मास और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? वैलेंस फैक्टर। समझ में आ रहा है? अभी जो वैलेंस फैक्टर हम लोग निकालने सीखे हैं, तो उसी वैलेंस फैक्टर से डिवाइड कर दोगे मोलर मास को, तो वो हमारा इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। ठीक है, और वैलेंसी फैक्टर तो अभी हम लोग देख चुके हैं, वैलेंसी फैक्टर जो है वो फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का रिएक्शन पे है। तो इसलिए मोलर मास तो किसी भी सब्सटेंस का फिक्स रहेगा, हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन इक्विवेलेंट मास जो आएगा, इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का वो फिक्स नहीं होगा, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर जो है वो चेंज हो सकता है या एन फैक्टर जो है वो चेंज हो सकता है, इसलिए इक्विवेलेंट मास कभी भी किसी भी सब्सटेंस का फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, और अगर हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का अगर हमको इक्विवेलेंट मास निकालना है तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? ये अगर तुमको ये पूछा जाए, इक्विवेलेंट मास ऑफ रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट। रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, रिडक्टेंट हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट को बोलते हैं और ऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। तो इसका अगर फाइंड आउट करना है अगर हमको, तो वही मोलर मास, जो भी उस सब्सटेंस का मोलर मास होगा, डिवाइडेड बाय हम लोग क्या कर देंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड
बाय वन मॉलिक्यूल। तो उसके एक मॉलिक्यूल से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन हो रहे हैं, ठीक है। तो जनरली वो वैलेंसी फैक्टर ही होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम लोग चेंज निकालते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन, तो एक्चुअली चेंज ही तो बताता है कितने का चेंज हो रहा है। तो एक्चुअली वैलेंसी फैक्टर ही है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर या फिर वैलेंस फैक्टर, ठीक है। अब जैसे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, किसी भी सब्सटेंस का अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, करते थे ना। यस सर। यस सर। यहाँ पे अगर तुमसे किसी भी सब्सटेंस का अगर तुमको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह रिप्लेस हो गया इक्विवेलेंट्स। तो किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर निकालना है हमको, तो उस सब्सटेंस का मास जो दिया रहेगा हमको, मास ऑफ ए सब्सटेंस जो गिवन है, डिवाइड हम लोग किससे कर देंगे, इक्विवेलेंट मास से कर देंगे, ठीक है। समझ रहे हो बात। समझ आया या नहीं। बोलो। यस सर। और यहाँ पे तुम लोग ये बताना, नंबर ऑफ मोल्स अगर किसी भी सब्सटेंस का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता था फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर। मोलर मास, है ना। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में कोई रिलेशन तुम लोग निकाल सकते हो क्या। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में अगर तुमसे कोई पूछा जाए रिलेशन क्या होगा, इन दोनों फॉर्मूला के बेसिस पे रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को हम लोग EQ से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ये EQ से डिनोट हो रहा है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, EQ मास लिख देते हैं, यही है ना फॉर्मूला। बताओ, वो लिखे हैं यहाँ, जो फॉर्मूला लिखे हैं वही सेम चीज है यहाँ पे, दिख यस रहा है सर। सबको। अब इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका तुम लोग को बताएं, किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर होगा। यस सर। इक्विवेलेंट मास विल बी इक्वल टू मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर, वही तो लिखे हैं ना यहाँ पे। इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का निकालना है तो मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर होगा या नहीं। यस। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब ये गिवन मास और बाय नीचे है मोलर मास, और वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड हो रहा है तो वैलेंसी फैक्टर चला गया ऊपर, मल्टीप्लाई। ठीक है। अब गिवन मास बाय मोलर मास को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल से रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं। यस सर। और इनटू क्या हो गया, ये वैलेंसी फैक्टर हो गया। तो अगर तुमसे पूछा जाए किसी भी सब्सटेंस के लिए रिलेशन ये क्या आएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स और इनटू इनटू वैलेंसी। वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के बीच में ये रिलेशन है। ठीक है, लिख लिए इतना, बोलो।
नोट डाउन कर लियो? यस सर। चलो, अब इतना हो गया तो इसके बाद हम लोग देखते हैं दो टर्म आता है, एक मोलैरिटी और दूसरा नॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला तो ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो, जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था बताओ? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही था फॉर्मूला? यस बोलना। नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग लीटर में लेते थे, ठीक है। लेकिन जब नॉर्मेलिटी हम लोग यूज करेंगे, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जो होता है ना, नॉर्मेलिटी, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो नॉर्मेलिटी में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम लोग यूज कर लेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम लोग मोल्स यूज नहीं करते हैं वहां पे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा? वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही रहेगा, ठीक है। तो अब ये अगर तुमको दिया रहे, अब इन दोनों से तुमसे पूछा जाए कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन आएगा, ये दो फॉर्मूला तुमको अगर पता है, अब मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में क्या रिलेशन आएगा, कैसे निकालोगे? बताओ जल्दी से। व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी? Normality will be equal to molarity into valence factor. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, नॉर्मेलिटी को हम लोग, नॉर्मेलिटी एन जो है, ये किसके इक्वल है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स प्लस वैलेंसी फैक्टर, कर सकते हैं रिप्लेस? बताओ। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की जगह क्या पुट कर दिया? नंबर ऑफ मोल्स और इनटू वैलेंसी फैक्टर, और डिवाइडेड बाय नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो रहेगा ही, यस। ठीक है। अब ये जो है, ये दोनों मिलके नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों मिलके किससे रिप्लेस कर दें इसको हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो मोलैरिटी होता है, इसको मोलैरिटी से रिप्लेस कर दें हम लोग। तो यहाँ पे मोलैरिटी आ गया और ये वैलेंसी फैक्टर आ गया। तो इसलिए ये ध्यान रखना, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है? नॉर्मेलिटी एन इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो इसलिए वैलेंस फैक्टर तुम लोग को निकालने सिखा दिया। अगर नॉर्मेलिटी कहीं पे अगर टर्म अगर पूछा जाए अब, या इक्विवेलेंट मास पूछा जाए, तो अब तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो इसलिए इसको फटाफट नोट डाउन करो।
हो गया? लिख लिए तुम लोग? हेलो? यस सर। चलो, तो यहाँ पे ये चैप्टर हो गया हम लोग का कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें तुम लोग को एक असाइनमेंट जो मिला था लास्ट क्लास में, यस सर। उसको सॉल्व किए तुम लोग? यस सर, सॉल्व किए, उसमें से सर कुछ नहीं बन रहा था। क्या नहीं बन रहा था बताओ? सर CaCO3 का डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होता है? CaCO3 का डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो उसमें लिख के देखो। CaCO3 डिकम्पोज करेगा तो क्या बनाएगा? CaO और CO2। तो इसको हीट करो, ये क्या बनाएगा? CaO प्लस CO2। तो रिडॉक्स होने के लिए क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होना चाहिए। तो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है बताओ? सर कैल्शियम का तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो स्टेट रहा है ना किसका? कैल्शियम का। कैल्शियम का कैसे ऑक्सीडेशन होगा? कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है क्या? ये तो फिक्स रहेगा, इधर भी +2 है, यहाँ भी +2 है। यस सर। कार्बन का तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। कार्बन का CO2 में कार्बन का क्या है? +4 है ना? लेकिन CaCO3 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6। हम्म, +6। +6। +6 हो सकता है कार्बन का। तो CO3 2- है ना, CO3 2- में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 4। 4 ही होगा ना, प्लस यस सर। 4। यही है। तो अब यहाँ पे देखो किसका ऑक्सीडेशन, कुछ तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है क्या? नहीं। ऑक्सीजन का तो -2 ही रहेगा, तो ये रेडॉक्स का एग्जाम्पल नहीं है। और बताओ। सर एक रिएक्शन दिया है, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया था। कौन सा रिएक्शन? सर 4Fe+3O2। नंबर बताओ कौन सा? सर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। 4Fe+O2, 4Fe+3O2 दिया हुआ है, 4Fe3+ और +6O2-। हाँ ठीक है, इसमें क्या करना है? ये नहीं बना। Fe जो है 0 से ये +3 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन, है ना? यस सर। और ऑक्सीजन जो है ये 0 से -2 में जा रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? रिडक्शन। रिडक्शन। तो इसमें क्या दिक्कत है? रिडॉक्स है या नहीं है? यस सर। और ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, तो आयरन किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और ऑक्सीजन O2 किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। सर तो इसमें आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ना? हम्म। इसके आंसर में तो लिया है कि मेटालिक आयरन इज रिड्यूस्ड टू Fe2+। Fe आंसर में क्या दिया है? फोर्थ ऑप्शन आंसर है इसका। ऑप्शंस क्या क्या है देखो, इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, सही है ये, है ना?
ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया है? मेटालिक आयन इज ए रेड्यूसिंग एजेंट। मेटालिक आयरन रेड्यूसिंग एजेंट है, सही है। ऑप्शन नंबर 3 क्या दिया है? सही Fe सर, सही। Fe3 प्लस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Fe3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर उल्टा रिएक्शन सोचोगे, यहाँ पे ये भी तो गलत होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग किसको लेंगे? इस रिएक्शन के हिसाब से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होना चाहिए हमारा? O2 होना चाहिए ना। यस और सर। ऑप्शन ऑप्शन 4 क्या है? मेटालिक आयरन इज reduced to Fe2 प्लस। ये तो गलत है ना। मेटालिक आयरन कभी भी ऑक्सीडाइज होगा ना। यस सर, 3 और 4 दोनों गलत तो है। 3 और 4 दोनों गलत है। 3 और 4 दोनों गलत है। सर और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द एलिमेंट विच शोज मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो किसका होगा? देखो, Fe, देखो ये तो कभी भी प्लस, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली जो होता है +2 या +3 होता है ना मेनली। यस लेकिन सर। एक कार्बोनिल कंपाउंड्स होता है जिसमें Fe0 शो कर सकता है। तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। Mn का भी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली आयनिक कंपाउंड कंसिडर करके ही करो। तो Fe का जनरली आयनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा हमारा? या तो +2 या तो +3। यस। और Mn जो है, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होता है? Mn +2 से स्टार्ट होगा और वो +5 +7 तक जा सकता है, ठीक है वो। तो वो Mn का भी तो ज्यादा ही होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। और कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लोगे तो जनरली कैल्शियम कितना होता है? कैल्शियम का तो +1। +2। यस। अल्कलीन अल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, कैल्शियम का +2। और के जो है पोटाशियम, पोटाशियम का कितना होगा? तो पोटाशियम का तो हमेशा क्या फिक्स है? +1। +1। +1। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें किसका होना चाहिए? कोई भी पोटेशियम। पोटाशियम का ही होना चाहिए, ठीक है। यस सर, तो ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस मतलब याद रखना होगा, इसका मतलब ये याद याद क्या, रखना। याद रखना क्या, ऑप्शंस देख के तुमको पता चल जाएगा। ये तो याद रखना है, वो तो पोटाशियम का हमेशा +1 होता है, ये तो फिक्स है ना, वो थोड़ी चेंज होगा। कैल्शियम का हमेशा +2 होगा, वो थोड़ी चेंज होगा। तो ये सब चीज तो पता होना चाहिए ना, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24। कोई क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा था। यस सर, एक बार उसका आंसर नहीं आ रहा था। अच्छा, 8 में ये एक्चुअली कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी दे दिए गए हैं, ठीक है। जैसे Cr, ये कंपाउंड है ना CrCO6, इसमें जो है ना ये एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है का क्वेश्चन है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ फाइंड आउट करना है, तो X निकाल लो, X हो गया। और CO जो होता है ना ये ठीक है, CO जो है ये एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं होता है। तो न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? 0। 0। 0। तो चार्ज अगर 0 होगा तो 6 × 0 करोगे और इक्वल टू ओवरऑल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। तो ओवरऑल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल भी क्या है? 0। 0। 0। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। 0। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 है। सर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? हाँ। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना रहा है वहां पे, वो एक्चुअली वो अभी छोड़ देना कोऑर्डिनेशन नंबर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताया जाएगा ना, वहां पे वो डिस्कस होगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दिए गए हैं, ठीक है, उसको अभी रहने देना। सर कोई ऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है या नहीं, कैसे पता करेंगे? कोई ऑक्साइड, कौन नंबर सा 13।
13 नंबर। 13 नंबर। यस सर। इसमें ऑप्शंस तुमको देखना है क्या क्या। देखो, द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज रेड्यूसिंग एजेंट। अब रेड्यूसिंग एजेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, है ना। ऑक्सीडेशन होना चाहिए मतलब यस उसका जो सर। ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज होना चाहिए, तभी ऑक्सीडेशन। तो SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4। +4। +4। और सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सल्फर का, वो कितना हो सकता है? ये तुमको पता होना चाहिए, तभी कर सकते हो। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना तक जा सकता है? ये +6। ठीक है। यस सर। तो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +6 तक जा सकता है। तो अगर कोई सल्फर जो है +4 में है, तो ये मैक्सिमम +6 तक तो जा ही सकता है। यस सर। तो यस सर। +4 से अगर +6 में गया तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है। यस सर। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा NO2। NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है, देखो यस +4। +4 ही है ना। यस सर। यस सर। और नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना जा सकता है? +5। +5। तो यहाँ भी देखो +4 से ये +5 तो जा ही सकता है। तो यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, और ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। कर सकता है। यस सर। यस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CO2। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है? +4। +4। कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4। प्लस 4। +4 ही मैक्सिमम है। तो ये +4 से और आगे तो नहीं जा सकता है ना, यस। ऑलरेडी +4 में है। तो और तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल अगर नहीं है और फर्दर, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा क्या? नो सर। नहीं। तो यही हो गया। अब ऑप्शन और भी चेक कर लो। ClO2 है, तो ClO2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। यस सर। और क्लोरीन का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? +7। क्लोरीन का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना हो सकता है? 7। +7। तो यहाँ भी ये +4 से +7 तो जा सकता है ना। यस सर। तो यस ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे ये किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। तो कौन सा इन चारों में कंपाउंड में ऐसा तुमको कंपाउंड मिला जिसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है? CO2। कार्बन CO2। CO2। तो यही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा, बाकी करेंगे। सर सल्फर अपने एसिड फॉर्म में 0 ऑक्सीडेशन नंबर रखेगा। हम्म। सर एक 14 नंबर भी है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर उसमें, और ऑक्सीडेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर छोड़ दो अभी। ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे ये कंपाउंड है ना, K3Cr C2O4 होल थ्राइस। तो यहाँ यस पे ये जो है ना C2O4 जो है ना, इसके ऊपर चार्ज होता है 2-। ठीक है, ये C2O4 2-, ऑक्सीलेट आयन है ये। तो इसके ऊपर चार्ज होता है 2-। और पोटाशियम के ऊपर चार्ज होगा हमेशा +1। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ फाइंड आउट नहीं कर सकते हो तुम लोग? यस सर। यस सर। फाइंड आउट कर लो जल्दी से। तो 23 का आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? तुम लोग का तो नहीं आया उसका आंसर? मेरे अकॉर्डिंग मतलब उसका आंसर 3 आ रहा है, बट आंसर दिया हुआ है सेकंड। देख लेते हैं 23 में क्या पूछा गया। A, B और C, ये 3 एलिमेंट हैं फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ कंपाउंड इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट A का है +2, B का है +5 और C का है -2। व्हाट कुड बी द कंपाउंड?
क्या आ रहा है तुम लोगों का? देख लो कौन सा, चारों में चेक करके देख लो किसमें से पूरा एडिशन सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक एलिमेंट का करोगे तो किसमें जीरो आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा हमारा, वही होगा ना। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सभी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि सबका ऑक्सीडेशन स्टेट हमको पता है, कौन से कंपाउंड में देखो सम करने पे जीरो आ रहा है, वही हो जाएगा आंसर हमारा। तो किसमें आ रहा है जीरो सम करने पे? जीरो किसमें आ रहा है? तुम लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। ऑप्शन नंबर 3 है आंसर क्या? 3 आ रहा है। सर क्वेश्चन 2 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 अगर देखेंगे, ये कंपाउंड है A3BC4 होल ट्वाइस। तो यहाँ पे देखोगे ए का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, तो 3 × +2। बी का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और बी के एटम्स है यहाँ पे 2, तो 2 × +5 और माइनस, ये सॉरी प्लस का, सी के एटम हो गए 4 × 2 8 और 8 × -2, तो ये ऐड करो 3 × 2 +6, ये +10 और -16। तो ये जीरो आ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन बी में, ऑप्शन नंबर 2 में जीरो आ रहा है क्या? चेक करो तो। नहीं सर 5 आ रहा है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या दिया है? 2 दिया। तो वो गलत है, आंसर करेक्ट कर लेना। ट्वेंटी फोर जो है उसको याद करना है क्या? मीन्स वो रिमेम्बर करने का। क्वेश्चन नंबर 24 यस सर। on the reduction of KMnO4 by oxalic acid in acidic medium। तो तुम लोग को अभी ये चीज बताए कि MnO4 माइनस जो है अगर एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, एसिडिक मीडियम में अगर उसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग, तो MnO4 माइनस से वो किस में जाता है? वो एक्चुअली एसिडिक मीडियम वाला अभी तुम लोग को लिखाए थे ना ऊपर, देखो ये वाला केस जो लिखाए थे अभी, MnO4 एसिडिक मीडियम में क्या हो रहा है, MnO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn2+ में हो रहा है ना। Yes, sir. तो ये तुमको पता होना चाहिए कि अगर एसिडिक मीडियम में है तो वो रिएक्शन कैसा होता है। तो एसिडिक मीडियम के केस में MnO4 जो है, MnO4 माइनस, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Mn2+ में कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो ये पता होगा तभी कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn चेंजेस, तो क्या चेंज हो रहा है आप तो फाइंड आउट कर सकते हो। 7 to MnO4 माइनस में ये +7 है और +2, तो फ्रॉम 7 to 2 यही हो जाएगा। तो ये पता होगा तभी कर सकते हो, तो ये पता होना चाहिए तुम लोगों को। वो ऑलरेडी लिखा दिए हैं, वो नोट डाउन करके याद कर लेना एटलीस्ट। सर 29 और 31। 29 में क्या है? बेस्ट वे टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने का, रस्टिंग ऑफ आयन,
मेकिंग आयरन कैथोड, पुटिंग इट इन सलाइन वाटर। सलाइन वाटर वो जो है ना वो टेम्पोरी है, मतलब वो वाटर ये रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करेगा नहीं करेगा, वो टेम्पोरी केस होता है। लेकिन आयरन को अगर कैथोड हम लोग बना देंगे तो कैथोड बना के उसके ऊपर दूसरे मेटल का जो है सुपीरियर मेटल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराया जा सकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़े हो तुम लोग? यस सर। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्चुअली क्या होता है, जो इंफीरियर मेटल होता है उसके ऊपर जो कोटिंग कराया जाता है सुपीरियर मेटल का, उसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। तो अगर आयरन को कैथोड करोगे तो कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन होगा तो दूसरे मेटल का उसके ऊपर कोट चढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से वो प्योरली जो है रस्ट फ्री हो जाएगा आयरन। ठीक है, तो वही सबसे बेस्ट तरीका होना चाहिए। क्या दिया आंसर? सर वही आंसर है, मेकिंग आयरन कैथोड। तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस बोलते हैं उसको हम लोग। सर 31 में क्या होगा? स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ Na2H2O3 यूजिंग, तो इसमें तुमको वही इक्वेशन पता होना चाहिए। मतलब स्टैंडर्ड ये जो है ना, जब हम लोग टाइट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, जैसे स्कूल में करते हो ना टाइट्रेशन वाला एक्सपेरिमेंट, लैब में किए हो? हम्म, किए हो या नहीं लैब में टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट? तो एक्चुअली हम रिएक्शन लिख देते हैं, इसका रिएक्शन इस टाइप का होता है। ठीक है, इसको बैलेंस तुम लोग करना। Cr2O7 K2Cr2O7 होता है, 2 हम आयनिक फॉर्म में लिख रहे हैं, प्लस Na2H2O3 है तो S2O3 2 ठीक है, और ये कन्वर्ट होता है SO4 2 में और प्लस Cr3 में। ठीक है, ये है इसका फॉर्म। इसको अब तुम लोग एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस कर लोगे ना? यस सर। तो बैलेंस करोगे। अब यहाँ पे तुमसे क्या पूछा गया, बस हमको ये रिएक्शन पता होना चाहिए। ये रिएक्शन अगर पता रहेगा तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7, तो दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय कुछ नंबर दिया है नीचे, तो हमको वैलेंसी फैक्टर निकालना है, क्योंकि हमको पता है इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। जो भी मोलर वेट दिया रहेगा उसको वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करते हैं, वैसे ही होता है ना? यस सर। तो अभी K2Cr2O7 का निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसमें कितने का चेंज हो रहा है। तो क्रोमियम देखो, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट K2Cr2O7 में कितना है, +6 का है। यस सर। तो +6 से ये कितने में गया, +3 में गया। लेकिन हमको ओवरऑल टोटल चार्ज का चेंज चाहिए। तो टोटल चार्ज का चेंज निकालने के लिए तुम लोग को बताए थे क्रोमियम का यहाँ पे कितना एटम दिख रहा है तुमको? 2। 2। तो यहाँ पे भी क्रोमियम का एटम क्या कर देंगे हम लोग, 2 कर देंगे। यस सर। ठीक है, अब ध्यान दो कि एक क्रोमियम पे +6 है तो दो क्रोमियम मिला के कितना है, +12। +12। और यहाँ एक क्रोमियम पे +3, दो क्रोमियम मिला के कितना है, +6। +6। तो चेंज कितने का आ रहा है, 6। 6 का। तो चेंज अगर 6 का आ रहा है तो इसका वैलेंसी फैक्टर इस केस में क्या हो गया, वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, +6। 6 हो गया। ठीक है, तो K2Cr2O7 के केस में हमको वैलेंसी फैक्टर कितने का मिल रहा है, 6 का। समझ आया कि नहीं बात? यस सर। तो वैलेंसी फैक्टर अगर 6 आ गया तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, मोलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, यही तो करते हैं हम लोग। यस तो सर। मोलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे 6 है तो बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, यस और सर। 39। अच्छा, ये H2S2O8 में तुम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का निकाल लिए क्या? ऑक्सीडेशन H2O, नंबर हाँ सल्फर का क्या है यहाँ पे, कितना आया है सल्फर का?
बोलो। सर कितना आ 7 रहा आ है? रहा था। 7 पॉसिबल है क्या कभी भी? सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना जा सकता है? 6। 6 तक। गोरी 6 काली ही जा सकता है। उधर ऊपर तो गोली प्लस गोली नीचे काली। +7 तो पॉसिबल नहीं है कभी भी। तो +7 पॉसिबल नहीं है, तो इसका हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो H2S2O8 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसे आता है, S डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक पेरोक्साइड लिंकेज होता है, ये स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, ठीक है। ड्रॉ कर लो इसको, OH, ये डबल बॉन्ड O और ये OH, ये है H2S2O8 का स्ट्रक्चर। ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब अगर ये स्ट्रक्चर तुमको पता है, अब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट तुम फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से। देखो, ये 2 ऑक्सीजन की वजह से सल्फर के ऊपर क्या आएगा? +2, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जो बनाया है ये होगा। यस सर। ये 2 बॉन्ड की वजह से यहाँ भी +2, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है तो इसकी वजह से +1, और ये वाले ऑक्सीजन की वजह से भी +1। तो टोटल सल्फर के ऊपर कितना चार्ज डेवलप हो रहा है देख लो, 6। +6। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +6। बट सर इसमें फॉर्मूला से गलत आंसर क्यों आ रहा है? फॉर्मूला से गलत आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि सल्फर का +7 कभी भी हो नहीं सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है फॉर्मूला हर केस में वैलिड हो, बहुत सारे केसेस में तुमको फॉर्मूला से गलत आंसर आएगा, ठीक है। तो सर उस केस कैसे में, पता चलेगा कि गलत है? हाँ, तो उस केस में तुमको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। जैसे यहाँ पे हमको पता चला ना, सल्फर का हमको पता है कि मैक्सिमम +6 ही जा सकता है, लेकिन फॉर्मूला से तो +7 आ रहा है, जो कि कभी भी पॉसिबल है क्या? नहीं। पॉसिबल है नहीं। तो इसका मतलब अगर +7 आ रहा है तो फॉर्मूला से गलत आ रहा है, और फॉर्मूला से अगर गलत हो गया तो फिर हमको इसका स्ट्रक्चर से ही हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो स्ट्रक्चर अगर तुमको पता है तो वो स्ट्रक्चर से अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो हमेशा सही रहेगा, लेकिन फॉर्मूला जो है वो हर एक केस में वैलिड नहीं आएगा। मतलब जहां जहां तुमको इनवैलिड वहीं पे मिलेगा जहां पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा एक्सीड कर रहा होगा, तो वहां पे समझ जाना कि वो फॉर्मूला से गलत आ रहा है। हमको उसके बाद तुमको स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना पड़ेगा, वहां पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तभी उसका करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा, ठीक है। यस। चलो हो गया, और कुछ? तो 39। 39। Yes, 39. 39 विच रिएक्शन इज नॉट फिजिबल? तो अच्छा, ये हेलोजन वाले रिएक्शन, तो हेलोजन का रिएक्टिविटी तो तुमको पता है ना, सबसे मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और उसके बाद आयोडीन। तो डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन होता है, जो मोर रिएक्टिव हेलोजन है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल है क्या? लेस रिएक्टिव वाला कभी मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पाएगा? No, sir. नहीं। तो बस उससे चेक कर लो। यस सर बन गया। सर 41 क्या मतलब डीकलराइजेशन ऑफ वन मोल? 41 फॉर द डीकलराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ KMnO4 moles of H2O2। तो यहाँ तुमको ये एक्चुअली उसको बैलेंस करना होगा। KMnO4 का डीकलराइजेशन मतलब KMnO4 जो है ना, ये तुमको पता होना चाहिए कि KMnO4 जो है
जब H2O2 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, MnO4 माइनस प्लस H2O2, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, Mn2 प्लस में। और H2O2 ये Mn का क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, और H2O2 का ऑक्सीडेशन होता है। H2O2 जो है ये कन्वर्ट हो जाता है O2 में। तो इसको बैलेंस कर लेना अब, ठीक है। एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करोगे, बैलेंस कर लोगे ना इसको, Yes, sir. तो बस इसको बैलेंस कर लेना है। एसिडिक मीडियम में इसको तुमको बैलेंस करना है। एसिडिक मीडियम में अगर बैलेंस हो जाएगा तो उसके बाद देखना है तुमको कि 1 मोल MnO4 के लिए कितना H2O2 चाहिए। जब तुम्हारा कोफिशिएंट्स मिल जाएगा ना सारा, तो कोफिशिएंट मिलने के बाद फिर हम लोग कंपेयर कर लेंगे। समझ रहे हो बात? इसको पहले बैलेंस करके तुम लोग कोफिशिएंट्स लिख लेना, उसके बाद तुम फाइंड आउट कर सकते हो। Yes, sir. ठीक है, और है कुछ? बोलो। हेलो, आवाज आ रहा है? और कुछ है? Yes, sir. और कुछ पूछना है? Sir, एक नो सर। और भी बाकी किसी को? no, sir. ठीक है, तो चलो ये चैप्टर हो गया। नेक्स्ट क्लास से तुम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, और भी जो प्रैक्टिस करना है। समझ आ गया ना सारा टॉपिक? इसमें कुछ डाउट तो नहीं है? डाउट है क्या? हेलो। नो सर। चलो फिर तो एंड करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। चलो, Thank you, sir. थैंक यू। चलो।